हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। ये क्लास सरप्राइज क्लास है क्योंकि आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम आ चुके हैं और अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप है। तो इसलिए क्लास आपके अलग अलग समय पर आ सकती है, बट आपको ये कहेंगे कि आपको जब क्लास मिलेगी तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दे देंगे क्लास कब आ रही है लाइव। ओके, ताकि आप किसी भी क्लास से मिस ना हो पाए। तो फटाफट से इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट थर्ड है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वो ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप हाथों हाथ याद करेंगे। ऐसा नहीं कि कल या बाद में याद करूंगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाथों हाथ आप याद करेंगे। ठीक है, तभी पढ़ने और पढ़ाने का मजा आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज के बारे में आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को शेयर करते रहिएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को शेयर करेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जो भी क्लास में लाइव जुड़े हैं फटाफट से अपने बाकी स्टूडेंट को इनवाइट कर लीजिए कि भाई सर आगे हैं और क्लास शुरू हो चुकी है। काफी जनों को पता नहीं होगा। यस यस सीमा जी, गुड गुड इवनिंग, गुड। यस सीमा, गुड मॉर्निंग। और आप न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम। आज थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो फटाफट से टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके जी, तो वेलकम सीमा। देखिए यहाँ पर आपके सामने बात करते हैं, मैं आपको पहले सीधा सीधा बता देता हूँ कि हम टॉप 21 क्वेश्चंस लेके आए, टॉप 24। तो इसमें हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट है ना, उसका पार्ट आपको थर्ड करवाने वाला है। आज पार्ट थर्ड करवाने वाले, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, कल पता चला लेकिन अब ठीक है, एग्जाम से पहले आप जुड़ गए ना तो फायदा ही है अब आपका। वेल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग डियर। रीतिकाल के रीति मुक्त धारा, देखिए रीतिकाल के रीति मुक्त धारा, ये नोट कर लीजिएगा। रीति मुक्त धारा के कवि का नाम बताइए। तो देखिए रीतिकाल ये तीन काव्य धारा हैं जिसमें आपके रीति मुक्त जो काव्य धारा है ना, इसके बारे में इनके जो कवि हैं वो है ठाकुर, फिर घनानंद, बोधा, आलम और रस खान। ये कवि जो है ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं और इसको आप इंपोर्टेंट मान के नोट कर लीजिएगा। वेलकम आर्यन, वेलकम, गुड मॉर्निंग। देखिए रीतिकाल के किस कवि का काव्य गागर में सागर का पर्याय माना जाता है? आपको पता है ना, ये तो गागर में सागर वाली बात होगी। तो रीतिकाल के किस कवि को इसका एक उदाहरण माना जाता है? और हर किसी को याद होगा, कवि बिहारी। कवि बिहारी को गागर में सागर का पर्याय माना जाता है। मतलब कहने का मतलब उनकी जो काव्य रचना है ना, उन छोटी सी रचनाओं में बहुत सारा सार छुपा होता है, बहुत सारा मतलब गहराई छुपी होती है। तो इसलिए इसको गागर में सागर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो अभी जस्ट बताया कि बिहारी कवि रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? ये देखो इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। और घनानंद का अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो घनानंद है वो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, यस यस, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा कमेंट कम देखूंगा क्योंकि अपने पेपर को करवाना है, बाद में मैं आपके कमेंट देखूंगा। यस शुभम, बिल्कुल सर, ये पेपर का क्वेश्चन एंड आंसर यस। आगे देखिए, मतलब भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि है? ध्यान रखिए, भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि? और उत्तर नोट कर लीजिएगा, भूषण जो है वो रीतिकाल की रीतिबद्ध, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। कौन सी? रीतिबद्ध। ये काव्य धारा तीन है, उसको अलग से मैंने समझाया हुआ है। आगे देखिए, शिवा बामनी किस कवि की रचना है? शिवा बामनी, और जस्ट हमने बताया ये रीतिबद्ध के कवि कवि भूषण की रचना है, शिवा बामनी। ओके जी, वेलकम देरावर सिंह, वेलकम। सर मेरे को पीडीएफ सेंड करो ना। पीडीएफ आपको जो अपना क्लासेससेट ऐप है ना, उसमें कोर्स में ये पीडीएफ मिलेगी। जिसने कोर्स बाय किया उनको ये मिलेगी। बाकी आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूषण को किस प्रतीक कवि माना जाता है, यानी भूषण को किसका प्रतीक कवि माना जाता है? और ये प्रश्न इंपोर्टेंट मान लीजिए। तो देखिए, भूषण को भारत की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक कवि माना जाता है, यानी राष्ट्रीय अलग जगाने वाले। ठीक है जी,
आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकाल में किस कवि की रचनाएं राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक मानी जाती है? जस्ट हमने अभी बात करी भूषण की, और क्यों, तो अब उत्तर देख लीजिए। प्रश्न आता है क्यों, तो उत्तर देख लीजिए। उत्तर देख लीजिए यहाँ पे, रीतिकाल में कवि भूषण की रचनाएं शिवा बामनी और 17 साल दशक, शिवा बामनी और 17 साल दशक राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक मानी जाती है। मतलब इनकी जो रचना है ना, इन रचनाओं की वजह से राष्ट्रीय अलग, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। तो इन्हीं रचनाओं के कारण इसने इनको ये टैग दिया गया है, ठीक है। रीतिकाल के संगारिक वातावरण में व्यास मतलब श्वास लेते हुए उन्होंने वीर रचनात्मक काव्य का सृजन किया है। और बाकी इनकी रचनाओं में कौन सा भाव प्रकट होता है, कौन सा रस, वीर रस प्रकट होता है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय चेतना के तौर पे जाना जाता है। याद रह जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अभी तो पॉलिटिकल की मैराथन होगी आज। देखिए 1857 की क्रांति से रीति युग के किस कवि का सीधा संदर्भ जुड़ता है? 1857 की क्रांति का संबंध है वो किस रीति युग के कवि से जुड़ता है? तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति से संबंधित, तो 1857 की क्रांति से रीति युग के राजस्थानी कवि सूर्यमल मिश्रण का सीधा संबंध जुड़ता है। और ये प्रश्न कौन कहता है एग्जाम में नहीं आएगा? अरे ये प्रश्न तो पहले एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके सबसे पहले एग्जाम में आने वाला है। 1857 की क्रांति से रीति युग के राजस्थानी कवि सूर्यमल मिश्रण का सीधा प्रसंग जुड़ता है। समझ में आ गया। आगे बात करें, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए आंसर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तक बाबू भरतेंद्र हरिश्चंद्र, बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का, हिंदी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। ये अभी और हाथों हाथ नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाइए। और 11 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहां हुआ? क्योंकि ये जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इससे संबंधित प्रश्न थोड़े जान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में डेट करें तो विक्रमी संवत 1907, और अगर ऐसे मतलब विक्रमी संवत देखा जाए और नॉर्मली सन देखा जाए, दोनों में फर्क होता है 1850, ठीक है। दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए, विक्रमी संवत और अपना जो ईस्वी होता है उन दोनों में। तो विक्रमी संवत 1907 और ईस्वी 1850, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को युग पुरोधा क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न एग्जाम में कैसे आएगा बताएं? किस विद्वान को या किस हिंदी साहित्य के विद्वान को आधुनिक युग का पुरोधा या युग का पुरोधा कहा जाता है? यानी प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है घुमा के, प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है घुमा के। आपको अभी याद कर लेना, मैंने ये ट्रिक बता दी आपको, मैंने ये ट्रिक आपको बता दी कि अब प्रश्न आपके लिए कैसा आएगा। तो ये प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा ना? मुझे लगता है याद तो हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। याद तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। ये प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को युग प्रवर्तक के रूप में अग्रणी माना जाता है क्योंकि वे अपने तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण भारतेंदु युग के पुरोधा माने गए हैं। भारतेंदु युग के पुरोधा माने गए, यानी शुरुआत, अग्रदूत। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक काल में क्या इंपॉर्टेंस है? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को नहीं काटना नहीं है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मानना है। तो प्रश्न के नीचे भी अंडरलाइन कर लेता हूं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज सुधार, राजनीतिक जागरण व राष्ट्रीय चेतना के प्रचार की भूमिका तैयार की है, सबसे जरूरी चीज, और मौलिक प्रतिभा तथा युगीन साहित्य सृजन की दृष्टि से इसका महत्व सर्वमान्य है। और वे आधुनिक काल में सांस्कृतिक साहित्य नव जागरण के पुरोधा माने गए। आधुनिक काल में सांस्कृतिक साहित्य के नव जागरण के पुरोधा माने गए हैं। तो यही तो वो चीज है जिस वजह से इन्हें आधुनिक साहित्य का या हिंदी आधुनिक साहित्य का प्रवर्तक या पुरोधा माना जाता है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं या काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की काव्य प्रवृत्तियां बताई, यानी देखो इनके आधार पर एक युग भी आया हिंदी में जिसको हम कहते हैं भारतेंदु युग, ठीक है। तो देखिए, अब इनकी काव्य प्रवृत्तियों की विशेषताओं को देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों में
सिर्फ ये कवि नहीं, इनके अलावा और भी कवि है जो इनकी शैली को अनुसरण करते हैं। तो भारतेंदु युग के कवियों में जहां एक और प्राचीनता का आग्रह रहा है, वही नवीनता का भी काफी आकुलता रही। यानी इसमें प्राचीनतम और नवीनतम दोनों का एक तरह का बहुत ही बड़ा तालमेल यहाँ पर होता है काव्य रचनाओं में, काव्य प्रवृत्तियों में। इसके अलावा खड़ी बोली का प्रारंभ हो चुका था इस समय, और इसके अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, गद्य आदि का भी प्रारंभ इस समय हो चुका था। तो ये एक ऐसा युग है जिस समय कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का एक आधुनिक काल का प्रवेश शुरू हो चुका था। तो ये इंपोर्टेंट बन के प्रश्न आपके एग्जाम में टपकने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो इंपोर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक का सर्वप्रथम अनुवाद किया? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? तो उत्तर लिखना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम विद्या सुंदर नाटक, नाटक का नाम है विद्या सुंदर नाटक, ये नाटक पहले लिखा, और ये कौन सी लैंग्वेज में था? तो ध्यान रखना, बंगला। किसमें था? बंगला। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाबू हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी? बाबू हरिश्चंद्र को भारतेंदु, यानी इनको हरिश्चंद्र को भारतेंदु कहा जाता है, बट किसने और कब कहा? तो नोट कर लीजिए। हरिश्चंद्र की लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने, किन्होंने? काशी के विद्वानों ने 1880 के अंतर्गत, इसको नोट कर लीजिएगा, काशी के विद्वानों ने 1880 के अंतर्गत, ठीक है ना, 1880 के अंतर्गत उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की, उनके नाम का पर्याय बन गया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित मौखिक नाटकों के नाम बताइए। यानी हरिश्चंद्र को मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूं, एग्जाम में प्रश्न इनमें से टपकेगा ही टपकेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन छोटे छोटे सभी निकाल के बता देता हूं, तो प्रश्न कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित मौलिक नाटक, यहां पर मौखिक की जगह वर्ड चेंज कर लेना, मौलिक नाटक है, ठीक है। मौलिक नाटकों के नाम है जैसे वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली, विश्व वैष्णुबुद्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी तथा सती प्रताप, जो आधा रह गया। ओके, तो इस प्रकार से ये याद कर लीजिए, और आपको कहा ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि याद करना है। अगर हाथों हाथ याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे अपने इस क्लास का टाइटल क्या है? हाथों हाथ याद करना। ओके, आगे देखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध और निबंध के प्रकार के बारे में देख लीजिए। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने प्रकार के निबंध लिखे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुरातात्विक संबंधी यानी पुरातत्व संबंधी निबंध लिखे हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, यात्रा, जीवन चरित्रार्थ, हास्य व्यंग रचना, साहित्यिक, आत्मचरित्रात्मक तथा रिपोर्टाज शैली के निबंध लिखे हैं। और इसका वर्णन आपको जब इसमें आप देखेंगे तो एग्जाम के लिए आएगा। ओके, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट जो जरूरी है और आपको जानना है। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहां हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो नोट कर लेना, इनका जन्म रायबरेली यूपी के दौलतपुर गांव में एक कान्य कुंज ब्याह मतलब ब्राह्मण परिवार में हुआ। और विक्रमी संवत की बात करें तो 1921 और सन की बात करें तो 1864 में हुआ था। ठीक है, आपको जिस प्रकार से याद रखना है याद रखिए। लेकिन इनके संबंध में एक इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लीजिए। द्विवेदी युग को सुधारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां बताइए। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां बताइए। तो इनकी काव्य प्रवृत्तियां, देखो काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में प्रश्न 100% आएगा, नोट कर लीजिएगा, 100% प्रश्न आएगा। ठीक है, तो देखिए, द्विवेदी युग काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीय जागरण का अंश सम्मिलित है, उच्च आदर्शों और उदात्त भावना का काव्य भी है, जिसका विषयगत चित्रफलक अत्यंत व्यापक है, यानी अलग मतलब बहुत ही व्यापक रूप में किसी विषय को एकदम प्रकट किया गया है इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में। ठीक है ना, और विविध्यपूर्ण है यानी विविधताओं से भरीपूर्ण है। इस युग के कवियों ने विविध छंदों का अलग अलग विविध छंदों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली ने सुदृढ़ता, मार्वदता और प्रांजलता एवं परिपक्वता को ग्रहण किया। मतलब ये गुण है, हिंदी
काव्य रचनाओं के और बात करते हैं कि जो रचनाएं होती काव्य की, उनके गुणों के अंतर्गत इन्होंने अपनी गुणता को परिपूर्ण रूप में बनाने की यानी अपने काव्य रचनाओं को लिखा है। ओके, यह है द्विवेदी युग के बारे में। आगे मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन की क्रांतिकारी मोड़ और घटना किस प्रकार और कैसे आई? महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ कैसे और क्यों आया? तो जान लीजिए कि झांसी में रेलवे की नौकरी करते समय एक स्कूली अध्यापक ने उन्हें हिंदी रीडर पुस्तक दिखाई। हिंदी रीडर पुस्तक दिखाई जब ये नौकरी कर रहे थे झांसी में रेलवे की, तो उनमें अनेक गलतियां थी। जब वो हिंदी के टीचर ने उनको बताई ना, तो उन्होंने देखा तो उसमें बहुत सारी गलतियां नजर आई। तो उनकी आलोचना देखकर, मतलब फिर क्या किया, आलोचना मतलब लिखी कि भाई ये गलती है, ये गलती है। इस हिंदी वाले टीचर के बुक में गलतियां निकाली उन्होंने, ठीक है ना, और गलतियां लिखकर प्रकाशित कराने से द्विवेदी के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ आया। फिर क्या किया, उन्होंने वो गलतियों को सही कर अपने स्तर पर उन्होंने बुक को प्रिंट करवाया, वहीं से इनका जीवन है वो परिवर्तन होता है हिंदी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद्य की मौलिक ग्रंथों के नाम बताइए, यानी कि मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, काव्य मंजूषा, इसके अलावा कविता कलाप, नेक्स्ट है देवी स्तुति और शतक। देवी स्तुति और शतक याद रह जाएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, सिंपल है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन 24, द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध संकलों के नाम बताइए। द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध संकलों के नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध संकलों के नाम इस प्रकार है: रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप और संशय और संशय। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हमने पार्ट 3 पूरा कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया, हमने पार्ट 3 में टॉप इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं और बहुत जल्द आपके लिए इससे अगला वाला पार्ट आएगा, यानी इन कुछ ही दिनों में आपका इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न तो मैं पूरे करवा दूंगा। फिर आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन तो आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन को आप अपने स्तर पर भी तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो यस करण, लेट आ गए हो बट क्लास हो चुकी है पूरी। अब मिलते हैं आपसे शाम की इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्लास में। तब तक अगर आपके कुछ डाउट या कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं आपसे शाम की क्लास में, ठीक है जी। तो आपकी क्लास में हमें याद भी होगा अभी, बहुत बढ़िया, अभी का भी याद हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज क्या पता है कि एग्जाम आने वाला है, इसलिए आपको जो जितना जल्दी याद हो उतना ठीक है, इसलिए ये मॉर्निंग क्लास ले ली ताकि मॉर्निंग में इजी याद हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं आपके लिए धमाकेदार क्लास में। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू करण।